हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश-विदेश की खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। इस वक्त महाराष्ट्र में वैसे तो सरकार वहां मौजूद है, लेकिन इस वक्त सियासी सरगर्मियां ऐसी हो रही हैं जैसे कोई नई सरकार बनाने की तैयारी है। हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहां बार-बार जा रहे हैं और ऐसे वक्त में जब कर्नाटक में बहुत ही अहम इलेक्शन असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 10 मई को, उससे पहले महाराष्ट्र में इतनी एक्टिविटी क्यों है, क्या कुछ है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं मुंबई से हिंदुस्तान डेली उर्दू अखबार के एडिटर जनाब सरफराज आरजू साहब। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, ये बार-बार महाराष्ट्र में ऐसी सियासी उथल-पुथल क्यों नजर आ रही है, क्या कुछ है, इस वक्त अमित शाह जी ने वहां क्यों डेरा डाला हुआ है और इसमें शरद पवार की पार्टी एनसीपी उसका क्या रोल है। शरद पवार के बेटे ने एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, क्या वो फिर उस तरफ चले जाएंगे, क्या कुछ है। हालांकि अभी जो सियासी पार्टियों के बीच में अंदर अंदर बातचीत चल रही है, गहमा गहमी है, उसका नतीजा आना बाकी है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सरफराज आरजू साहब से कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ है इस वक्त महाराष्ट्र किस तरफ जा रहा है। सरफराज आलू साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप आप ये बताइए कि इस वक्त क्या कुछ है, ये बीजेपी की तरफ से कुछ ज्यादा एक्टिविटी नजर आ रही है ऐसे वक्त में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, ये सरकार रहे या ना रहे उसके बारे में फैसला होना है। आप क्या कह रहे हैं? असल असल जो सवाल है और असल जो मसला है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब तक ये राय थी कि ये जो है अक्सर बरसर इक़्तिदार पार्टी के हक में ही फैसला कर देता है और अपोजिशन वाले जो है वो हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन अब की बार जो इस महाराष्ट्र के मेंबरान असेंबली की लियाकत और उनको जो है निकालने के बारे में जो बात हो रही है कि डिफेक्शन को लेकर, तो उस पर जो है अब एक सवालिया निशान लग गया है और अब ये वसूख के साथ कोई नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो भगोड़े जो एमएलए थे शिवसेना के, उनके हक में आ सकता है। और यही जो घू-मघू की सूरत हाल है, इससे जो हालात पैदा हुए हैं, उन्हीं की वजह से जो है ये सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, क्योंकि सियासतदान जो हैं और जो लोग इक़्तिदार में हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं भी आया, मिसाल के तौर पर, और अगर उनके 16 एमएलए जिनको पिछले स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, अगर उनको उनकी रुकनीयत जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, तो ऑब्वियसली ये जो सरकार जो है ये मुश्किल में आ जाएगी। इसके इसका जो बैलेंस है कि मेंबरान का, इसके हक में जो मेंबरान है उनका बैलेंस जो है वो बिगड़ने का पूरा अंदेशा है। और ये कि आप आज़ाद उम्मीदवारों को, आज़ाद मेंबरान को लेकर अपनी सरकार संभाल तो सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेहकाम नहीं बख्श सकते। तो ये जो लोग सियासत में हैं और जो फिलवक्त बरसर इक़्तिदार हैं महाराष्ट्र में, वो इस सूरत हाल को जो है टालना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि एमएलए जो हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, और डिस्क्वालीफाई तो होंगे शिवसेना के एमएलए, लेकिन बड़ा नुकसान होगा बीजेपी का, क्योंकि इक़्तिदार एक लिहाज से डिफैक्टो तो उन्हीं के पास है। तो बीजेपी जो है वो इस नुकसान को झेलने के लिए अभी तैयार नज़र नहीं आती, और इसके तैयार ना होने के जो वजूहात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है कि सरकार जो है ये लोग अभी इतनी जल्दी हाथ से जाने देना नहीं चाहते। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है कि हम जो है दूसरी पार्टियों के एमएलएज़ को जो है लेकर, वो जो 16 एमएलए हमारे शिवसेना के अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो उनके बदले में जो है मज़ीद
20-25 नए एमएलएस को जो है लाके यहाँ खड़ा कर सकते हैं। अब ये निकले तो हैं बाजार में एमएलएस की खरीदारी के लिए, लेकिन इनको जो दुकान सबसे ज़्यादा अच्छी और चमकदार नज़र आ रही है वो एनसीपी की दुकान है। और एनसीपी की दुकान में इस वक़्त जो है वो अजित पवार साहब जो हैं वो उसके सर्वे सर्वा हैं। तो बीजेपी ने जो है कई तरीकों से जो है अजित पवार साहब को घेरना भी शुरू कर दिया है। अजित पवार साहब के जिस शुगर फैक्ट्री में वो अ, अ, हिस्सेदार हैं, उस शुगर फैक्ट्री के मामलात की जांच करते-करते ईडी के लोग जो हैं वो अजित पवार साहब की बेगम के पास तक पहुंच गए हैं। तो इस तरह जो है एक उनके सामने दोनों चीज़ें हैं, चाबुक भी है और गाजर भी है। अगर आप गाजर खा हमारा काम कर देते हैं तो ठीक है, वरना चाबुक खा के आपको हमारा काम करना पड़ेगा। तो ये वही पोज़ीशन जो शिवसेना के साथ थी, वही चीज़ जो है वो आज फिर दोहराई जा रही है। और हुआ ये है कि शिवसेना के अंदर भी जो है, अब इस बात को जो है महसूस किया जा रहा है। शिवसेना से मुराद शिंदे की शिवसेना, हम्म। उसमें इस बात को महसूस किया जा रहा है कि अगर बुरे दिन आए और अगर उनकी पार्टी के लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, तो बीजेपी जो है उनको भी दरकिनार कर देगी या उनकी भी जो है अहमियत जो है इस गठबंधन में जो है वो हट जाएगी। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी। अगर ये डिस्क्वालीफाई हुए और सरकार को फिर से संभालने की कोशिश हुई तो प्रैक्टिकली एक इलेक्शन के बाद ये तीसरी सरकार होगी, अगर यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतने एग्जैक्ट इतने इनस्टेबल स्टेट में तरक्याती काम और दूसरे काम जो आम तौर पर सरकारों के जरिए होते हैं, उनका क्या हाल है महाराष्ट्र में? चूंकि अब क्या सूरत हाल है, चूंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज चली गई, सरकार गुजरात में चली गई महाराष्ट्र से, और क्या क्या हो रहा है, ये मुसलसल महाराष्ट्र से पैसा कमाने के लिए मुंबई पे कब्जा तो चाहते हैं, लेकिन जी। वहां की तरक्की रोकी हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है? अब मैं ये समझता हूँ कि देखिए आप डेवलपमेंट की जो बातें हैं ये तो तमाम जो है सिर्फ दिखावे की बातें होती हैं। असल चीज़ जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो चाबियाँ हैं वो चाबियों पर जो है आपका कंट्रोल होना चाहिए। और सियासत में एक बार आप इक़्तिदार में आ जाएँ तो फिर उसके बाद जो है आपको फिर किसी और चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं होती सिवाय इस बात की कि मैं इक़्तिदार को अपने जो है जारी कैसे रख सकूँ और उसमें जो है अपने और अपने साथियों का जो है वर्चस्व किस तरह बरकरार रख सकूँ। यही एक फ़िक्र जो है वो तमाम सियासतदानों को सताती है और यही चीज़ जो है लेकर बीजेपी को एक बार फिर एनसीपी के दरवाजे पर ले आई। अब वो इन तमाम चीज़ों को हवा और तक़वियत इस तरह मिलती है कि अजित पवार साहब का जो अपना स्टैंड है, वो बड़ा ढुलमुल सा रहता है और वो ज़बान से तो कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। ज़बान से तो वो कहते हैं कि मैं जो है मरते दम तक जो है वो एनसीपी का साथ नहीं छोड़ूँगा और पवार साहब मेरे लीडर हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन हो ये रहा है कि वो तमाम एनसीपी के एमएलए से जो है मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातें करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो कोई एमएलएस का एक ऐसा ग्रुप बना लें, जो कल लेटर तैयार करके गवर्नर को दे दे कि हम जो है एनसीपी से जो है एक अलग ग्रुप की हैसियत से जो हमारी जो है शनाख्त की जाए और हम जो है अब उसके एनसीपी के व्हिप के तहत काम नहीं करेंगे। और ये तमाम चीज़ों की जो है पॉसिबिलिटी है। और अजित पवार साहब को जो है जो सबसे बड़ी जो उनके साथ जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो उनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं, यानी उनका एमएलए से मिलना। अब वो एमएलए से मिलना जो है वो बज़ाहिर तो ये बताया जाता है कि मैं एक रूटीन के तौर पे अपोज़िशन के लीडर के तौर पे और पार्टी के लीडर के तौर पे अपने एमएलए से मिलता हूँ ताकि उनके मसाइल सुन सकूँ, उनकी बातों को जो है हल कर सकूँ। लेकिन अब इस छतरी के नीचे और क्या-क्या काम हो रहे हैं, इस बारे में जो है आपसे भटकलें लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है एक बात जो वाज़ेह होती चली जाती है वो ये कि कौन से एमएलए ऐसे हैं जो अजित पवार के साथ हैं और उनके साथ होने वाले जो एमएलएज़ हैं उनकी जो इनका आइडेंटिफ़िकेशन हो सकता है, कि भाई कल को अगर तक़सीम की नौबत आई, तो इतने लोगों पर जो है हम एतमाद कर सकते हैं ताकि ये भी जो है वो डिस्क्वालिफ़िकेशन की जो चाबुक है,
उससे बचे रहें और इनकी पार्टी पर भी जो है किसी किस्म की जो है वो इनके ग्रुप पर जो है किसी किस्म की आफत ना आए, क्योंकि बुनियादी तौर पे उनको अपने आप को भी सँभालना है, अपनी पार्टी को भी सँभालना है और अपने आप को जो है इक़्तिदार के नज़दीक भी रखना है। तो इक़्तिदार से दूरी जो है वो इनके लिए सुहाने रूह होती है और बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वो डॉक्टर के पास जाए बगैर जो है वो अपना इलाज करवा नहीं सकते। तो इनकी ये सारी कोशिशें ऐसी हैं कि आप ये देखिए और लेकिन बाद में जो हर्फ़ आखिर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है, उस पर जो है की बात। और मैंने पहले जैसे कहा कि पहले तो इस बात का इम्कान था कि सुप्रीम कोर्ट को जो है सेट कर लिया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट देके या किसी तरह भी गुंजाइश निकाल के इस ग्रुप के लोगों को जो है अलहदा कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है और पिछले 2-4 केसेस में जो उसने एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लिया है, उससे इस बात का खदशा बढ़ गया है कि शायद इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट हालाँकि ये भी कह चुका है पिछली समाअत में कि हम उद्धव ठाकरे को दोबारा वज़ीर-ए-आला तो नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो इस्तीफ़ा खुद दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उद्धव ठाकरे को वज़ीर-ए-आला कैसे बनाए जबकि वो खुद जो है इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है। तो इसके मायने ये है कि मामला जो है टोटली ओपन है और सियासत की जो चर्च जो है ये किस जानिब घूमेगा और किसके हक में घूमेगा, ये जो है अभी कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये और हो सकता है कि मेरी बात गलत भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अजित पवार साहब की ये जो रेशा-दवानियाँ हैं और इनकी जो ये सियासी सरगर्मियाँ हैं, ये इनके लिए दोहरे तौर पर इनके लिए जो है मुनाफ़ा बख्श है। एक तो ये कि अगर वाक़ई में जो है सरकार में शामिल होना पड़े बीजेपी के साथ, तो भी वो फ़ायदे में हैं। लेकिन अगर ये ना भी हुआ, तो उनका जो पार्टी में जो सबसे बड़ा हरीफ जो है, वो है इस वक़्त शरद पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले। और पवार साहब जो हैं वो जब भी बात करते हैं तो अ, अपनी बेटी की जानिब उनका झुकाव जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। तो मौसूफ़ उम्र के उस मकाम पर है कि उनको अपना जानशीन जो है किसी न किसी को तो तय करना पड़ेगा और ये जानशीन सुप्रिया सुले हों या अजित पवार हों, ये बात जो है इसको तय करने के लिए जो है मैं समझता हूँ कि ये सियासी उछल-कूद हो रही है और ये बातें जो है वो उसी जानिब जो है वो पार्टी को लेके जा रही हैं। हो सकता है अगर पवार साहब वाज़ेह तौर पर सुप्रिया सुले पर अजित पवार को तरजीह देते हुए पार्टी का अपना जानशीन मुकर्रर कर दें, सरबराह मुकर्रर कर दें, तो हो सकता है कि ये तमाम जो बातें हो रही हैं अजित पवार के बारे में ये खुद ब खुद जो है सर्द पड़ जाएँ, खत्म हो जाएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अजित पवार भी जो है वो अपने हाथ-पैर तो मारेंगे और एनसीपी में जो है एनसीपी अच्छी खासी एक ताकतवर जमात है महाराष्ट्र में। अपने तौर पर जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा एमएलएज़ को जो है चुनकर ले आती है, ज़्यादा एमपीज़ को ले आती है। तो वो एक ज़्यादा बड़ी जागीर है, जिसकी विरासत जो है तय करने का काम जो है वो ये छोटे-मोटे जो सियासी हथकंडे हैं, उनके ज़रिए किया जाता है। ये सरफराज आलू साहब, एक चीज है, जब ये कोalition सरकार बनाई थी शरद पवार जी ने एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को मिलाकर, तो उस वक्त नेशनल पॉलिटिकल मैप में ये देखा जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एक सेकुलर सरकार बनाने का तजर्बा महाराष्ट्र में हुआ है और अगर ये कामयाब होता है तो ये नेशनल लेवल पर इस किस्म की अलायंस बन करके और बीजेपी के सामने कोई एक मुतबादिल तैयार हो जाएगा। लेकिन वहां तक तो बात अभी पहुंची नहीं। इस बीच में हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद माहौल बदला है। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि शरद पवार का जो बयान पिछले दिनों आया, जिसमें अडानी वाले मामले पर उन्होंने थोड़ा सा राहुल गांधी से अलग अलग राय हाँ। दी, तो अब शरद पवार एक पॉलिटिकल मेंटोर के तौर पर वो कहां खड़े हैं? वो बीजेपी के साथ हैं या सेकुलर ताकतों के साथ हैं? क्या लगता है? शरद पवार की
साहब की जो अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन कौमी सतह पर जो रोल जिसकी वो तलाश में हैं, वो रोल तो उनको उसी वक़्त मिलेगा जब महाराष्ट्र में उनके पाँव जो हैं बहुत ज़्यादा मज़बूत होंगे और महाराष्ट्र में उनकी पकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी। लेकिन अब हो ये रहा है कि पवार साहब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है एनसीपी के कुछ लोग जो हैं वो चले जाएँ, उनको छोड़ के। और ये इस खदशे का इज़हार उन्होंने अभी पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में भी किया है। पवार साहब ने जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का मुस्तकबिल क्या है, तो उन्होंने और कुछ लोग क्या साज़बाज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एनसीपी तो महागठबंधन का हिस्सा रहेगी, लेकिन अगर कुछ एमएलए जो हैं वो अपने तौर पे कुछ फैसला करते हैं, तो उनको इस बात की जो है का इख्तियार है और उस पर जो है कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये एक वाजिबी बात थी, लेकिन इस जुमले के पीछे जो बात छुपी हुई है, वो ये है कि इस तरह की कोशिशें जारी हैं और कुछ एमएलए जो हैं वो खरीदो-फरोख्त के लिए आमादा हैं और हो सकता है कि हालात ने अगर शिंदे सरकार का साथ नहीं दिया, तो एनसीपी की जानिब जो है बीजेपी को रुजू होना पड़े। लेकिन इससे सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि अगर शिंदे सरकार को एमएलएज़ को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और अगर ये सरकार अक़लियत में आ जाती है, तो महागठबंधन को एक बार फिर मौका मिलेगा ना इस बात का कि वो जो है वो अपनी अक्सरियत को साबित करे और उसके बाद जो है वो फिर से जो है इक़्तिदार पर जो है अपना दावा करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने महागठबंधन वालों ने जो है अपने तमाम इन इम्कानात को जो है अभी ताक पर रख छोड़ा है और उन्हें ये महसूस होता है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर जो है और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर जो है कोई नई सरकार बनाने की या अल्टरनेट सरकार बनाने की पोज़ीशन में नहीं है। तो अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर दोबारा गठबंधन सरकार नहीं बन पाती और शरद पवार साहब के क़यादत में या उनके मार्गदर्शन में अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी दोबारा सरकार नहीं बना सकते, तो शरद पवार साहब के जो कौमी सतह पर जो सियासत है, वो भी जो है बड़ी हद तक मुतासिर होगी और ऑब्वियसली लोग जो हैं वो कामयाब सियासतदानों के साथ चलना पसंद करते हैं, ना कि हारे हुए सियासतदानों के साथ। तो पवार अच्छा, साहब आपने 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 जो एक बात कही कि एनसीपी, शिवसेना और ये जो महागठबंधन था, इसमें कहीं कोई ये सोच अभी नजर नहीं आ रही कि अल्टरनेट सरकार बना सकें। तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि सारी पार्टियां या इन पार्टियों के लीडर्स कहीं ना कहीं कुछ दबाव में हैं कि वो अपने उस ऑप्शन की तरफ गौर ही नहीं कर पा रही। क्या ऐसा कोई दबाव बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, ईडी और इनकम टैक्स की वजह से ये बिल्कुल अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है वो? नहीं, ईडी वगैरह का इस्तेमाल तो इंडिविजुअल एमएलएज़ के खिलाफ हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद अजित पवार के खिलाफ भी जो है इस्तेमाल किए जाने का वो रखा है, दरवाज़ा खुला छोड़ा है क्योंकि अजित पवार साहब ये जिस शुगर फैक्ट्री में एक तरह से स्टेक होल्डर हैं, उस शुगर फैक्ट्री के मामलात की जाँच करते हुए ईडी के लोग जो हैं वो उनकी बीवी तक पहुँच चुके थे। तो जब ये खबरें आ रही थी उसी वक़्त जो है हम लोगों के सामने अजित पवार साहब के जो नर्म बयानात जो हो सकते थे, वो आने लगे। आपने शायद महसूस नहीं किया होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री का मामला जब आया था और उस पर बड़े केजरीवाल और गुजरात हाई कोर्ट से बातें हो रही थी, की तरफ से बातें आ रही थी। तो अजित पवार साहब ने उस वक़्त ये कहा था कि हिंदुस्तान की सियासत में डिग्री की कोई अहमियत नहीं है, डिग्री चाहे कुछ भी हो। बहुत से लोग इससे पहले भी जो है बगैर डिग्री के जो है काबीना के वज़ीर और वज़ीर आला और बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं। तो डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। तो ये कह के उन्होंने जो है वो पीएम मोदी पर जो अटैक हो रहे थे, उनको जो है उनका जो है रुख मोड़ दिया। फिर उसके बाद भी 2-3 बातें ऐसी हुई फिर ये लोग ये जो इनको जिसको कहते हैं ना कि ये लोग बहुत मौके पर तीर लगाने और चलाने वाले जो है ये सियासतदान हैं, इनको मालूम है कि कौन-सी बात किस वक़्त और किस अंदाज़ में कही जानी चाहिए। अब ये कहने के बाद जो है पता चला कि ईडी ने जो चार्जशीट लगाई थी, उसमें उनकी बीवी का नाम शामिल नहीं किया। हम्म।
झटके में जो है ये बात तय हो जाती है कि आप किस तरफ जा रहे हैं और किसके हक में बात कर रहे हैं और कौन आपके फ़ेवर में जो है बात करने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे सियासतदान बखूबी जानते हैं। और रही बात पवार साहब के कौमी सतह पर जो है एक अपोज़िशन का यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात, तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की सियासत का भी जो है उसमें बड़ी हद तक असर रहेगा। अगर महाराष्ट्र में जो है वो अपनी पार्टी को सँभाल कर ले ले जा सके और उसको उसका इत्तेहाद बरकरार रख सके, तो पवार साहब को जो है कौमी सतह पर भी जो है थोड़ी बहुत पज़ीराई हासिल होगी। वरना अगर महाराष्ट्र के एमएलए उनके हाथ से निकल गए, तो उनको जो है एक पार्लियामेंट के इलेक्शन के मौके पर एक अपोज़िशन का महागठबंधन बनाने का जो उनका ख्वाब है, उस ख्वाब में जो है उनको जो है कहीं न कहीं दिक्कत पेश आएगी उसको पूरा करने में। अच्छा सरफराज आर्ज़ू साहब, आखिरी सवाल। कर्नाटक के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके कई सर्वे आ चुके हैं जिसमें बीजेपी के हारने का अंदाजा अटकल लगाई गई है और अगर ऐसा कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक भी हाथ से निकल जाए और इसी झटके में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ जाए कि महाराष्ट्र भी निकल जाए, तो बीजेपी के लिए 2024 बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये एनालिसिस तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि बीजेपी इस बात के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र उसके हाथ से न जाए। कर्नाटक का तो फैसला खैर अवाम करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र का फैसला तो अवाम को नहीं करना है। महाराष्ट्र का फैसला तो इन चुने हुए नुमाइंदों को ही करना है, इन हमारे एमएलएज़ को ही करना है। तो वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा मैनेजेबल है बनिस्बत एक पूरी रियासत में जो है फ़तह हासिल करना है और वहाँ पर जो है इक़्तिदार को जो है दोबारा हासिल करना। तो हम यही समझते हैं कि महाराष्ट्र जो है इस वक़्त बहुत ही मुश्किल मोड़ पर है, ख़ुसूसन बीजेपी के लिए, क्योंकि एक चीज़ और भी जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह है वो ये है कि बीजेपी को अभी तक महाराष्ट्र में जो अवामी कबूलियत हासिल होना चाहिए थी, उनके हलकों के बाहर वो कबूलियत हासिल अभी नहीं हुई है। और हम ये ना भूलें कि पिछला इलेक्शन इन दोनों पार्टियों ने साथ मिलके लड़ा था, शिवसेना और बीजेपी ने। अब शिवसेना अलग हो गई है, तो बीजेपी की अपनी ताकत का जो है अंदाज़ा जो है वो लगाना सिर्फ़ इसको कहते हैं ना कि अटकलें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये अभी आज़माया नहीं गया है। और ये आज़माया जब जहाँ भी गया, जब यहाँ पे ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, तो वहाँ पे बीजेपी को हज़ीमत उठानी पड़ी। तो बीजेपी इस चीज़ को जानती है और यही वजह है कि हमारे यहाँ अभी तक कॉर्पोरेशन के इंतख़ाबात का भी जो है ऐलान नहीं हो पाया है, क्योंकि इन पार्टियों को इस बात का पूरा एहसास है कि अगर बम्बई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन ये हार गए, तो इसके मानी ये है कि रियासत में जो है अपने आप को बहाल नहीं कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सरफराज आरज़ू साहब। देखिए सियासत में क्या-क्या चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, कितने लोग ये एक उसूल भी कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता पॉलिटिक्स में, और ये बीजेपी ने तो कई बार ऐसा साबित किया है, कश्मीर से लेकर के और कई राज्यों तक। बिहार में ऐसा हुआ और कहाँ-कहाँ जिनके साथ सरकार बनाई, अब उन्हीं के खिलाफ बाकायदा ये लोग बोलते हैं। तो ये बहरहाल सियासत के बदलते हुए रंग हैं। सरफराज आरज़ू साहब, आपने हमें वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।